अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। एक मुल्क में रिवाज था कि नए साल के मौके पर लोग फाख्ताएं पकड़कर बादशाह को तोहफे में पेश करते थे। ये तोहफा पाकर बादशाह बेहद खुश होता और तहाइफ लाने वालों को खूब इनाम देता। एक अक्लमंद वजीर ने बादशाह से फाख्ताएं तोहफे में लेने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि मैं रहम दिली के इजहार की खातिर नए साल के मौके पर फाख्ताओं को आजाद कर देता हूँ। वजीर ने फिर कहा कि आपसे इनाम लेने के लिए आपकी रियाया फाख्ताओं को पकड़ने में लगी रहती है और इसी चक्कर में बहुत सारी फाख्ताएं मारी जाती हैं। भाई रहम दिली तो ये है कि आप फाख्ताएं पकड़ने पर पाबंदी लगा दें। बादशाह को अक्लमंद वजीर की बात बहुत अच्छी लगी और उसने फाख्ताएं पकड़ने पर पाबंदी लगा दी कि भाई असल रहम दिली यही थी। और अब देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में एक नजर मरी के वाइल्ड लाइफ पार्क पर। बता रहे हैं अपने शहर का आरिफ लोहार। इसके अलावा दरख्त कहानी, परिंदे और जानवर इंसानों की तफरीह के लिए रखे जाते हैं, लेकिन अगर परिंदे और जानवर खुद ही खुश ना हो तो वो इंसानों को क्या तफरीह पहुंचा सकते हैं। मरी में है एक वाइल्ड लाइफ पार्क जहां जानवर हैं कुछ नाराज से। उनमें ना तो जानवरों जैसी शोखी है और ना ही वो इंसानों से घुलते मिलते हैं, इसलिए जो लोग वहां जाते हैं वो भी उन्हें देखकर बोर हो जाते हैं और बच्चे वो तो खास तौर पर मायूस हो जाते हैं क्योंकि वहां सैरो तफरीह की सहूलियात तो है नहीं और जानवर अलग नाराज। चले आए इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। मलका कोहसार मरी जो बर्फबारी के दौरान बर्फ की चादर ओढ़कर सफेद रंग बिखेरती है तो सावन की काली खटाएं मुल्क भर से आने वाले सयाहों को डेरे डालने पर मजबूर कर दे। यही वजह है कि हर हुकूमत ने मरी में सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम किए, लेकिन नाकिस मनसूबाबंदी के बायस अक्सर मंसूबे अपनी इफादियत कायम न रख सके। मरी में सयाहत के फरोग के लिए 1986 में 240 एकड़ घने जंगलात पर मुहित वाइल्ड लाइफ पार्क बांसरा गली जैसा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद ये पार्क सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे न कर सका। सयाहों की सहूलत के लिए तामीर की जाने वाली मुख्तलिफ इमारतें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। पार्क को महफूज रखने के लिए लगाए जाने वाले आहनी जंगले भी गायब हैं, जबकि पार्क में इस वक्त चंद परिंदे और एक साइबेरियन चीता मौजूद है जो इस कदर लागर नजर आ रहा है जैसे से पूरी खुराक नहीं मिल रही। मरी शहर के करीब तरीन होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से यहाँ वीरानी छाई हुई, पीने का साफ पानी और दीगर सहूलियात भी न होने के बराबर है और पार्क की सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अक्सर पिंजरे खाली पड़े हैं जिनमें घास उग चुकी है। यहाँ आने वाले इक्का दुक्का सयाह भी मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क बांसरा गली करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सफेद हाथी बनकर रह गया। यहाँ आने वाले सियाह मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। कैमरामैन आरिफ सईद के साथ सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज, बांसरा गली, मरी। क्रिकेट, फुटबॉल और वीडियो गेम्स के दीवानों को क्या पता कि देसी खेलों का चार्म क्या होता है, लेकिन जो लोग देसी खेल खेलते हैं ना वो इन खेलों की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। ऐसा ही एक खेल है कबड्डी। कबड्डी जिस्मानी मुशक्कत का तो एक खेल ही नहीं बल्कि इसमें दिमागी सलाहियतों का भी काम लेना पड़ता है और खूब दाव पेच आजमाने पड़ते हैं। कबड्डी बहुत पुराना खेल है और बड़े सगीर के कुछ इलाकों में खास तौर पर खेला जाता है, मसलन पंजाब में, और पता है क्या, बांग्लादेश में तो ये कौमी खेल भी है। इससे अंदाजा लगा लें कि इसकी अहमियत क्या है। चलें अब एक रिपोर्ट देखते हैं कबड्डी पर। तरक्की के इस दौर में जहां नए नए खेलों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वहीं मुल्की सतह पर पजीराई न होने के बायस देसी खेलों का रुझान जरा कम हुआ है। देसी खेल हमारी सकाफत का अहम सतून समझे जाते रहे हैं। इन्हीं खेलों में कबड्डी भी है। गांव के बाहर खेतों में कबड्डी 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 की आवाज लगाते नौजवान अब कम ही दिखाई देते हैं। एक दूसरे पर झपटना, चीते की फुर्ती से पलटना और किसी के हाथ न आना ही कबड्डी के खिलाड़ी की सबसे बड़ी कामयाबी और ख्वाहिश होती है। कबड्डी खेल है उन नौजवानों का जिनकी तरबियत में कसरत और खालिस खुराक को खास अहमियत हासिल है। पंजाब के दही इलाकों के नौजवान अब भी
कुश्ती, कबड्डी और कसरती खेलों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसका मुजाहिरा चीचावतनी में मुनकिदा 3 रोजा ऑल पंजाब चीफ मिनिस्टर फ्लड लाइट कबड्डी गोल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान देखने में आया। कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच जिला साहिवाल और फैसलाबाद की टीमों के माबेन खेला गया, जिनमें फैसलाबाद ने जिला साहिवाल को 4 पॉइंट्स से हरा दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने फुर्ती और महारत का खूबसूरत मुजाहरा किया। शायकीन का जोश भी कम न था। अवाम ने दिल खोल कर खिलाड़ियों को दाद दी। मेहमान खुसूसी वक्कास महमूद ने इनामत तकसीम किए। इस मौका पर वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी चौधरी मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे, जिन्होंने जीतने वाले 2 खिलाड़ियों को नकद इनाम से नवाजा। कबड्डी के इस टूर्नामेंट के दौरान अवामी दिलचस्पी से जाहिर होता है कि नौजवानों में अब भी देसी खेलों की अहमियत कम नहीं हुई। जनाब, अब जल्दी से आप तस्वीर देख लें और इसके साथ ही ले लेते हैं एक ब्रेक। तो मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी, तो देख ली तस्वीर। अब जल्दी से पहचान भी लें और टेक्स्ट करके हमें बता भी दें कि ये किस जगह की है। आम ही आम हो और गुठलियों के दाम हो, ऐसा वैसे शाज़ो नादिर ही होता है, क्योंकि आम है ना फलों का बादशाह और उसके नाज नखरे भी बादशाहों से कम नहीं। आम आवाम की पहुंच में जरा देर से ही आता है। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं बारिश होने का, जबकि अक्सर लोगों को इंतजार होता है आम के सस्ते होने का। अब हर जगह आम की बहार लगी है, लेकिन फिर वही बात कि जनाब आवाम की पहुंच से दूर है। ये दूरी क्यों है? डॉक्टर के मशवरे से तो नहीं हो सकती। चले आए देखते हैं फिर इसकी वजह क्या है। फलों का बादशाह आम इन दिनों कुछ ज्यादा ही जेरे बहस है। ये ईद के चांद की तरह कुछ वक्त के लिए आता है और फिर बदलियों में गुम हो जाता है। हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि वो कम से कम वक्त में खूब सेर होकर आम खा ले। ऐसे मौके पर सिंधड़ी आम का नाम लिया जाना तो लाजिम मलजूम हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा से आला मयार के सस्ते आम के तौर पर मशहूर रहा है। सिंधड़ी आम गुज़श्ता चंद सालों से महंगा होता जा रहा है। हालांकि इसे हमेशा से गरीबों और मुतवस्सित तबके के लोगों का मयारी आम तस्वुर किया जाता रहा है, जिसे लोग 3 से 4 माह तक के सीजन में खूब सेर होकर खाया करते थे। मगर बुर में कीड़ा लग जाना, पॉडरी और जैसिड जैसे अमराज और गैर मयारी अद्वियात इसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जैसा कि जैसिड हुआ, पाउडरी हुई, तो इस पे भी काफ़ी दवाइयाँ जो महंगी मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें खाद प्लस बिजली की बिल की रियायत और दूसरी इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है माशत की। बीमारियों से बच जाने वाली फसल का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। इस साल भी फसल तैयार होने से पहले ही सिंधड़ी कैरी बैरून मुल्क भेजने के लिए लोड किया जा रहा है। इस सिलसिले में फ्रूट मंडी के सदर मोहम्मद अली कहते हैं, अगर कितना भी महंगा हो जाए, अल्लाह ताला इतना करम करता है हम गरीबों पर कि किसी न किसी महीने किसी न किसी दिन पर वो हवा चला देता है या रेट को अप डाउन कर देता है। पूरा इंशाल्लाह हर दुनिया सिंध में जितने इंसान आल पाकिस्तान हर आदमी आम खाता है और रेट से खाता है। जब ये कम होना शुरू होता है तो इसके रेट जो है ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। एक्सपोर्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम हालात और वाकयात के बरक्स अवाम सिंधड़ी के महंगा होने और अदम दस्तयाब होने की शिकायत करते नजर आते हैं। अवाम की शिकायत भी बजा है, मगर ये भी हकीकत है कि सिंधड़ी की फसल को अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई है कि महंगा ही सही, कम वक्त के लिए ही सही, मगर मिल तो जाता है। सिंधड़ी आम यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी किस्म के आते हैं, खास आम तो आता ही नहीं है इधर। अभी सिंधड़ी जो है स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा महंगा चल रहा है। हो सकता है माल ज़्यादा आने पे जो है सस्ता हो जाए। इस वजह से लोग परेशान होंगे जब हर अच्छी चीज़ तो बाहर चली जाती है। अब गरीब आवाम ये आम का शौक होता है, हर गरीब खाने का शौक रखता है, वो भी महरूम रहता तो आदमी क्या खा सकता है। पाकिस्तान में कोई चीज़ कमी नहीं है और ये जितना भी बाहर जाए, जितना भी बाहर से आए, उससे पाकिस्तान की और जो ना वसाइल बढ़ेगा। जब मुल्क में पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल समेत कोई भी सहूलत मौजूद ना हो, ऐसे में आम भी महंगा हो जाए तो आवाम क्या करे। कैमरामैन आसिफ शेख के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। जिस तरह बलोची सजी पूरे मुल्क में मशहूर है, उसी तरह बलोची चवट भी बेहद मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये चवट क्या है। अरे भाई, ये बलोचियों की रवायती चप्पल का नाम है। जैसे हमारे यहाँ रवायती खुस्सा और कोल्हापुरी जूता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही चवट खासा महंगा जूता है, लेकिन फिर भी बलोची अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये चप्पल खरीदते हैं और उसे पहनकर बहुत ज्यादा फख्र भी महसूस करते हैं।
चवट पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं कलात से इस्माइल, देखते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कलात और सोराब में बलोची चवट बड़े शौक से पहनी जाती है। लोगों का कहना है कि हम सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसे पहनते हैं। गर्मी का मौसम है तो इसमें तो और भी महंगी होती है, और ये महंगाई के दौर में सब चीजें महंगी होती जी। रोज बरोज बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई के सबब बरामदी अशिया के साथ मकामी सतह पर बनने वाले बलोची चवट यानी जूता, जो कि इस इलाके के मौसमी हालात और पहाड़ी इलाकों से मुताबिकत रखने की वजह से इलाके के किसान समेत जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पसंदीदा शय है। मगर खाम माल, चमड़ा, रबड़ और दीगर अशिया की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने 300 से 400 रुपए में बिकने वाले बलोची चवट की कीमत को 2 से 3 हजार तक पहुँचा दिया है। ये महंगाई का उरूज है, इसी वजह से लोग अब फिर भी अपने बलोची सकावत को जिंदा रखने के लिए खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के ये पसंदीदा चवट उनकी दस्तरस से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। अब वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुन लेते हैं मुख्तसर सी न्यूज। डीसीओ लाड़काना अब्दुल अलीम लाशारी ने लाड़काना में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड का दौरा किया। इस मौका पर डीसीओ लाड़काना अब्दुल अलीम लाशारी ने एक निजी रेडियो स्टेशन के बाहर नीम का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। डीसीओ लाड़काना ने कहा कि ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाड़काना के नौजवान मुख्तलिफ खेल एक ही जगह पर खेल सकते हैं। डीसीओ लाड़काना अब्दुल अलीम लाशारी ने मजीद कहा कि हमने लाड़काना में एक स्कीम का इनेकाद भी किया है, जिसके तहत लाड़काना जिला में ज्यादा से ज्यादा पार्क और दरख्त लगाए जाएंगे ताकि हमारा इकोसिस्टम कुछ बेहतर हो सके। एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब नवाही गांव खद्दे के रहायशी वापडा की कारस्तानियों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाके में 25 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए हैं, जिन पर हुकूमती पाबंदी के बावजूद बड़ी मोटरें लगा दी गई हैं, जिनके जरिए ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं और आए रोज ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और वापडा के मुलाजिमीन कई रोज यहाँ बिजली बहाल नहीं कर पा रहे। फिर इलाके के लोगों से 500-500 रुपए इकट्ठे करके इन ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत करवाकर दोबारा लगाया जाता है। मंशियात के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और यंग सोशल वेलफेयर की जानिब से जिमखाना चौक से रैली निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई हैदराबाद प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने मंशियात के फरोख्त के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए अली अहमद शेख ने कहा कि मंशियात के खिलाफ रैली का मकसद मुआशरे में शऊर पैदा करना है, जबकि हमें मिलकर मंशियात की रोकथाम के लिए जिद्दोजहद भी करनी होगी। अगर मुआशरे के तमाम तबके अपना किरदार अदा करें तो हम मुल्क को इस लानत से पाक कर सकेंगे और हमारी आने वाली नस्लें इससे महफूज हो जाएंगी। जबकि मुतल्लिका इदारों को भी मंशियात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करते हुए मंशियात के कारोबार में मुलव्विस अफराद को अबरतनाक सजा देनी चाहिए। 25 करोड़ रुपए से जायद माली से तामीर होने वाला तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कलूर कोट, जो कि तहसील का सबसे बड़ा मरकज़ सेहत है, इस अस्पताल में डॉक्टरों और अदवायात की भी शदीद कमी है। 10 डॉक्टर्स की सीटें खाली पड़ी हैं, सिर्फ 5 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अदवायात की शदीद कमी है और लेडी डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। अस्पताल का डेंटल यूनिट बहुत पुराना है और ये नाकारा हो चुका है। अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में अदवायात और ऑपरेशन थिएटर के आलात भी ना होने के बराबर हैं। 30 लाख रुपए मालियत की एक्सरे मशीन तो मौजूद है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शिकारपुर में शदीद तरीन गर्मी की लहर जारी है और दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के बायस गलियां और बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया है और तवील लोड शेडिंग की वजह से मुतअद्दिद लोग सनस्ट्रोक समेत दीगर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के दौरान बच्चे और बड़े गर्मी से निजात हासिल करने के लिए अक्सर स्विमिंग पूल और बिगारी कैनाल में नहाने जाते हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस बच्चे मुख्तलिफ अमराज बिलखुसूस डायरिया का शिकार हो रहे हैं और अवाम इस बदतरीन लोड शेडिंग के बायस इस शदीद गर्मी में अजियत से दोचार है। लाड़काना में गर्मी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। एक जानिब सूरज अपनी पूरी आबोताब से गर्मी बरसा रहा है, दूसरी तरफ शहर में 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग जारी है, जिसके बायस शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग के बायस जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, तो वहीं घरेलू खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है।
जैसे ही सूरज आग बरसाना शुरू होता है तो लोग पार्कों में दरख्तों के साए तले जमा हो जाते हैं और ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई है। रईस कैनाल पर दफा 144 नाफिज होने के बावजूद बड़ी तादाद में नौजवान नहाते हुए नजर आते हैं। आजकल प्लास्टिक, स्टील और मेटल वगैरह के इतने अजीबो गरीब किस्म के फर्नीचर मार्केट में आ गए हैं कि बंदा मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या खरीदे और क्या नहीं। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जर्मनी के एक आर्टिस्ट ने कलर पेंसिलों की मदद से फर्नीचर के मुख्तलिफ डिजाइन तैयार किए हैं। ये वैसे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि उन्हें इस्तेमाल करेगा कौन। खैर, हम ये क्यों सोचें, सोचना तो जर्मन वालों को चाहिए भाई, जहाँ के आर्टिस्ट ने ये फर्नीचर बनाया है। हमारे यहाँ तो आज भी लकड़ी के आरामदेह और पायदार फर्नीचर को अहमियत दी जाती है। गरचे लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी। चलो इसी हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। कुदरत का वो अनमोल खजाना जिनकी लकड़ी से बने खूबसूरत शाहकार हमें हमेशा अपने शहर में जकड़ लेते हैं। लकड़ी जब रूप धारती है आपके ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम की जीनत बने खूबसूरत फर्नीचर का, या आपके ऑफिस की शान में इजाफा करते दिलकश ऑफिस फर्नीचर का, तो देखने वाला आपके हुस्ने इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन असल दादो तहसीन के मुस्तहिक तो वो हुनरमंद हैं जिनके दस्ते हुनर से गुजरकर लकड़ी के ये बड़े बड़े तने शाहकार बने। फर्नीचर यहाँ हर क्वालिटी का बनता है, अच्छा भी बनता है, नॉर्मल भी, सस्ता भी। शीशम में भी बहुत बनता है, किक्कर बहुत इस्तेमाल होता है। किक्कर के अलावा फरवां की लकड़ और किक्कर, बेरी, सब लकड़ इसमें इस्तेमाल होती है। इस बड़ी आरा मशीन पर भारी भरकम तनों की कटाई खासा मुश्किल और मेहनत तलब काम है, लेकिन इन्हें तो पसीना बहाने की आदत है। बड़े बड़े फट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाली इस छोटी आरा मशीन पर काम करने वाले इस बुजुर्ग की आंखों में बुरादे की चुभन तो जरूर होती होगी, लेकिन काम में मगन हो तो इसकी परवाह किसे है। लकड़ी के टुकड़ों पर कंदाकारी का फन भी खूब है। खराद मशीन पर हो या हुनरमंद हाथ मुख्तलिफ तेज धार औजारों की मदद से अपने तख्लीकी जौहर आजमाएं, नफासत खूब झलकती है। इन टुकड़ों की जोड़ाई के बाद कुर्सियों, सोफों, बेड्स, डाइनिंग सेट के फ्रेम तैयार किए जाते हैं। इसके बाद मरहला आता है पोशिश और पॉलिश का। लैकर हो या महागनी या फिर मैट पॉलिश, दीदा जेब और दिल में उतर जाने वाले फर्नीचर की असल खूबसूरती पॉलिश ही से नुमायां होती है। ਇੱਥੇ हर तरह की पॉलिश होती है। डीको पेंट होता है, फर्नीचर पॉलिश होती है, हार्डनेड लैकर होता है, मैट लैकर होता है, हर तरह की पॉलिश होती है। लाहौर की इस फर्नीचर मार्केट से फर्नीचर फ्रेम्स और तैयार फर्नीचर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। शोरूम्स पर सजे इस फर्नीचर में जिसका पसीना शामिल है वो सब काबिले सताइश हैं। बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया, अब बारी है देखने की। तो देखते हैं एक वीडियो जो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर अदनान सिद्दीक ने गुजरांवाला से। आपने वीडियो देखी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही एक पैगाम आपके लिए, अगर आपने बनना है दुनिया का रिपोर्टर तो भेज दें हमें अपने इलाके के हवाले से दिलचस्प वीडियोस और आप शामिल करते हैं प्रोग्राम में आपका फीडबैक। तो हमें SMS किया है सबा जावेद ने समनाबाद लाहौर से, और सबा कहती है कि नाजिया प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया बिल्कुल नए अंदाज में, जब आप एक ऐसी जगह मौजूद थी जो बिल्कुल गाँव जैसी थी। मुझे वो प्रोग्राम बेहद पसंद आया। मैं बचपन में गांव जाया करती थी, मुझे भी ये लाइफ बहुत पसंद है।
और आप ऐसे ही प्रोग्राम किया करें जिसमें अपनी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिले। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी तो कोशिश ही यही है कि इस प्रोग्राम के जरिए अपनी सकाफत को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें ख़त भेजा है मरियम सदीका ने सरगोदा से। मरियम भी यही कह रही हैं कि उन्हें आउटडोर शो बहुत अच्छा लगा। मरियम को हैरानी है कि शहरों में गांव जैसा माहौल कैसे हो गया। लोग तो गांव छोड़कर शहर में आते हैं और हमने इसके बरअक्स देखा। जी मरियम, इस तरह तो होता है, इंसान बहुत जल्द यकसानियत से उकता जाता है और कुछ चेंज चाहता है, और गांव से शहर और शहर से गांव का तो चक्कर चलता ही रहता है। इसके अलावा हमें ईमेल की है तहमीना शाहिद ने कराची से, और तहमीना कहती है कि मुझे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तारीख बताई जाती है। ये बेहद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। जनाब, ये था आपका फीडबैक। अपने खतूत, ईमेल्स और SMS के जरिए यूं ही हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी, उम्मीद है कि वो आपने पहचान ली होगी, लेकिन अगर नहीं पहचानी तो मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ, और वो हिंट ये है कि वो जगह है पेशावर में। भाई अब पहचानना आसान हो गया होगा ना। चलें, अभी भी वक्त है, जल्दी से पहचान लें। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ क्योंकि हमें लेनी है एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। नामवर गुलकार आरिफ लोहार का कहना है कि उन्होंने दुनिया से बहुत मोहब्बत की, मगर बहुत मोहब्बत करने वाले मुझ जैसे इंसान को कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने लोगों से उम्मीद लगाना ही छोड़ दी और लोग गायकी को अपना ओढ़ना बिछोना सब कुछ बना लिया। तभी तो उन्हें पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आरिफ लोहार का शुमार दुनिया भर में पंजाबी के टॉप 5 सिंगर्स में होता है। आरिफ लोहार की अब तक 150 एल्बम्स रिलीज हो चुकी हैं और वो 3000 से ज्यादा पंजाबी गाने भी गा चुके हैं। आरिफ लोहार की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है, आपके सामने ही है। अब देखते हैं कि अपने शहर के बारे में वो हमें क्या बता रहे हैं। मेरा शहर लाला मूसा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मोहल्ला क्रीमपुरा, रेलवे रोड पर हम लोग रहते थे, और वहाँ का बचपन का जो मेरा पहर गुज़रा वो एक बड़ी खूबसूरत यादें हैं। वो इलाका, वहाँ की रहतल, बड़ा एक देसी सा माहौल जो कि आज आप ढूंढना भी चाहें ऐसा माहौल तो वो नहीं मिलता। घर का माहौल ऐसा था कि तंदूर वगैरह भी लगा हुआ था, बाग भी था उसमें जिसमें अनार थे, अमरूद थे और जामुन था, और कुछ कहते पंजाबी च कहते बोड़ भी सी उत्थे, खूह भी सी साडे उस घर दे विच। हाँ, माशाल्लाह से 8 भाई 5 बहनें, और मेरे वाले साहब की 4 शादियाँ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक फैमिली जो एक खुशी से रहने वाले, यानी सारा दिन हंसते रहते थे जब अब्बू घर होते थे। सुबह जब हम लोग नमाज़ पढ़ के आते थे तो सब लोगों के नाश्ते वाश्ते के लिए तैयारियां होती थी, तो हमारे लिए सरदाई बनती थी सब लोगों के लिए, बादाम जिसे कहते हैं। वो बादाम पीने और सब लोगों का अब्बू ने कहना मैं पैसे देंगा जड़ा अज विन आवेगा, तुसी नस के जाना तो फलानी जगह ते जाके उत्थे साडे लारी अड्डे दे कोल जगह बनती, तो नस के हथ ला के जड़ा पहले वापस आवेगा उन्होंने मैं 100 रुपया देंगा। तो हमारी ये कोशिश होती थी कि सबसे ज़्यादा भागें, वो पी के कुछ थोड़ी देर वक्फा देना, उसके बाद दौड़ें लगा देते थे। स्कूल में जाया करता था जिसे बेसिकल हम इसे कहेंगे ट्रेडिशनल, एक रवायती टाट वाला स्कूल उसे कहते थे कि अपना अपना टाट अपने नाल हुंदा सी। सो वहाँ पे जब जाते थे तो तख्ती भी लिखनी पड़ती थी, और तख्तियाँ मारी भी और खाई भी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा लायक तरीन स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे नालायक तरीन स्टूडेंट था, क्योंकि बात है कि मेरी तवज्जो सारी जो थी वो अपने वाले साहब की तरफ थी। और कुछ जैसे मैं जब घर से जाता था तो लगता था जैसे मैं किसी चीज़ से जुदा हो गया हूँ, और वापसी तक मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था, और मास्टर मुझसे बहुत परेशान रहते थे कि हम इसे सबक पढ़ाना चाहते हैं और ये हर वक्त गुनगुनाता रहता है कुछ ना कुछ। फिर वो कहते थे कि यार आलम लोहार दा पुत्तर है,
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਇਹ ਸਬਕ ਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। एक मास्टर साहब थे मेरे, मास्टर असलम उनका नाम था, और आप यकीन कीजिए जब उन्होंने मारा मुझे तो फिर मुझे सीधा होना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। मैं समझता हूँ कि मुझे जो वो मार पड़ी हाथ पे पड़ती होती थी, मास्टर साहब में हाथ आगे करो, आगे कर दो, फिर मैं ऐसे करके जब फूंक ख़त्म हो जाती दूसरा हाथ आगे कर, फिर दूसरा हाथ आगे, तो वो बाद में उनको तरस भी बहुत आता था क्योंकि मेरा चेहरा बचपन में बहुत ज़्यादा मासूम था। तो मारते हुए सम टाइम एक थे मेरे उर्दू स्पीकिंग थे वो मास्टर खालिद साहब, वो रो पड़ते थे मुझे देख के, अबे अब मैं तुम्हें मारूंगा, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें मारूंगा, मुझे दुख होगा आरिफ। मैं बाहर जब जाता था मैं लोगों के सौदे भी लेके आता था। घर से मैं बर्फ़ लेने गया, मेरी माँ ने कहा कि तू एक पट्टी बर्फ़ की ले आ। अब मैं बाहर आरफी भज के जाई, मेरा पुत्री जाके बर्फ़ लैके आ, लै मेरा पुत्र पैसे लै तो बर्फ़ लैके आ जा। मैं पैसे पकड़े, मैं भागा बाहर, फिर साड़ी अम्मा नाल सी, उन्हें हनीफा उन्हें क्या ए पुत्र मेरा फलाना सौदा आरफी कितने चले बाजार, ए मेरा सौदा लैंदा। अच्छा माँ जी, किसी भैन ने कहता मेरा वीर है फलानी चीज़ लैंदा, अच्छा पूरी गली के पैसे में फाड़ ले। और सबसे पहले मैंने बरखुरदारी में अपनी अम्मी के लिए वो पट्टी बर्फ़ की ले ली, ठीक है। अब बाकी का सौदा जो है वो मोहल्ले का वो ख़रीदना शुरू हो गया। अब जब मैं वो सारा तकसीम करके सबकी दुआएं लेके मैं वापस पहुंचा तो वो पट्टी यहाँ आ चुकी थी, और उसका मुझे वो मार पड़ी। मुझे अक्सर मेरी माँ मारती थी, मुझे मार मार के उसने कहा मैंने तुम्हें पट्टी लेने भेजा था, पट्टी का बच्चा लेने वो मुझे कभी नहीं भूला। अब जब मैं लाला मूसा जाता हूँ तो जब लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे अपने वालिद की खुशबू आती है वहाँ से, वो जहाँ पे हम लोग घूमा करते थे मैं और मेरे अब्बू। कुछ ऐसा, अब तो नक्शा बहुत बदल गया है, बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं रुक के देखा करता हूँ कि यहाँ मैं और मेरे अब्बू घूमा करते थे। मेले में जब जाया करते थे तो सबको पता था कि ये आलम लोहार का बेटा है, मेरे लिए हर चीज़ फ्री होती थी। कोई किसी झूले पे जाना तो वो भी फ्री है, कि सब लोग प्यार करते, हाजी साहब से सब लोग प्यार करते थे। और इसके अलावा जब मुझे ढूंढना होता था तो बीइंग ए लोहार, क्योंकि मेरी कास्ट लोहार है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो था वो जलेबी थी। और मुझे अबू कहते थे कि मैं मिल नहीं रहा हूँ तो किसी लड़के को कहना जा यार ढूंढ के ले आ रफनू, किसी जलेबी वाली दुकान पे बैठा होगा। और मेरे साथ क्या होता था कि मैं किसी जलेबी वाली दुकान पे बैठा होता था और वो ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट कर रहा है कि उसने इतनी सारी जलेबी मुझे डाल के दे दी, खा तेरे को पैसे नहीं लेने। और वो अनाउंसमेंट कर रहा है देखो आलम लोहार दा पुत्र है तो जलेबी खा रहा था, मतलब खालस जलेबी सी काटने पे हैं, तुझे भी खाओ आके। तो मैं फटाफट खा रहा हूँ कि यहाँ से उठ जाओ, इससे पहले कि मुझे पकड़ के ले जाओ अब्बू के जो बंदे हैं वो मुझे बहुत मारेंगे। तो मुझे लेके गए, लेकिन अब्बू ने कभी मारा नहीं था। जब भी डांटना तू क्या करने गया था, जलेबी खानी थी, तू इतने मंगवा लेता ऐसे करता। मैं कहा अब्बू जब मैं देखता हूँ जलेबी निकलते हुए वो रहा नहीं जाता। अच्छा ये कमज़ोरी मेरे वाले साहब की भी थी, जब भी मूड में हुआ करते थे पुत्री आरफी, मैं कहा जी अब्बू जी यार बरीक बरीक जलेबियाँ कढ़ा के लिया, तो उन्होंने तो सिर्फ ना डबोआ देना है वो शीरे च, उन्होंने ज़्यादा मिठा नहीं पैन देना, उन्होंने इंज डबो के तो कढ़ लेना है। तो अच्छा अब्बा जी उसी जलेबियाँ बनवा के लिया अब्बू वास्ते। मुझे आज तक वो एनवायरनमेंट कभी नहीं भूली जो मैंने अपने वालिद के साथ गुजारी, जो अपनी फैमिली के साथ गुजारी। और हमारा वहाँ पे कदीमी घर था, उससे पहले बहुत कम घर थे वहाँ पे लाला मूसा में। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे वैसे ही मिलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो औलादें अपने माँ बाप की दोस्त बनती हैं उनको ज़िंदगी में कभी धक्का नहीं मिलता।
जनाब, आपने सुनी आरिफ लाहौर की मजे मजे की बातें। अब वक्त है हमारे सेगमेंट वजह तस्मिया का। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि सूबा सिंध के शहर हैदराबाद की वजह तस्मिया क्या है। हैदराबाद एक कदीम शहर है और दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। राजा दहर के वक्त में इसका नाम नेरवन कोट था। बाद में इसका नाम हैदर करार रख दिया गया। जदीद शहर की बुनियाद मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ा ने 1768 में रखी। यहाँ एक किले के आसार भी मौजूद हैं जो मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ा ने तामीर कराया था। इस किले के अंदर शाही महल और इमारतें थीं जो 1906 में बारूद के धमाके से तबाह हो गई। यहाँ कई मुसलमान हुक्मरानों के काशीकारी से मुज़य्यन मकबरे हैं जो काबिले दीद हैं। हैदराबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। और अब बारी है तस्वीर की जो कि आपको प्रोग्राम के शुरू में दिखाई गई थी। वो है पेशावर का अजायब घर। ये अजायब घर 1906 में बरतानवी मलका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया था। उस वक्त इसे मलका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम दिया गया, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इसे पेशावर म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। उस वक्त दुनिया में अगर कहीं गंधार तहजीब के सबसे ज्यादा नवादरात देखने को मिलेंगे तो वो यही है। ये अजायब घर दुनिया में गंधारा तहजीब के नवादरात का सबसे बड़ा जखीरा माना जाता है, जिसमें बुद्धा के कई कदीम मुजस्मे भी शामिल हैं। यह बुद्धा की कहानी इसके मुजस्मों की जुबानी मौजूद है। 4000 से जायद गंधारा के नवादरात के अलावा दीगर तहजीबों के आसार कदीमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर, कोलकाता या लंदन के अजायब घरों में गंधारा से मुतालिक जो भी नवादरात मौजूद हैं वो यहीं से ले जाए गए थे। यूरोप या दुनिया में जहां भी कोई गंधारा सकाफत पर तहकीक करना चाहता है तो उसका पेशावर आना लाजमी है। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे बहुत सी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।